ये कोड लिखा था, काफी नीट और क्लीन दिख रहा है क्योंकि तुम एक नई अप्रोच सीख गए हो प्राइवेट प्रॉपर्टीज को इंजेक्ट करना थ्रू सेटअप। एक मेथड है जिसके थ्रू आप उनका इंजेक्शन कर पा रहे। बढ़िया, मजा तो आ ही रहा होगा, काफी कंसाइजनेस मिल रही है ना। अब अगर कोई भी बंदा गलती से कोई मेथड कॉल कर दे नेम या जेंडर के लिए तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। चला के देखें, यही तो एक्सेप्शन दिया करता था, अब नेम की लेंथ प्रिंट कर दे रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। यही तो डर था कि अगर हम भूल गए प्रॉपर्टीज देना तो एक्सेप्शन आ जाएगा। जैसे मैं सुकून देना भूल गया, उनको प्रॉपर्टी देना भूल गया और प्रिंट को कॉल किया तो प्रिंट जाएगा अपने नेम को प्रिंट करने। प्रिंट के अंदर सबसे पहली लाइन क्या है? योर नेम इज नेम डॉट लेंथ। नेम की लेंथ प्रिंट करने जैसे ही पहुंचेगा, नल था और नल के लिए कभी भी किसी भी क्लास का तुम मेथड कॉल करोगे तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही देगा। तो चला के देखें। सर एक ही ऑब्जेक्ट श्याम आया है, बाकी सुकून ने तो पूरा प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट तो बन भी नहीं पाया था बेचारा। में लाइन चल रहे आ रहे थे, इसी लाइन से जैसे फंक्शन कॉल हुआ वो एक्सेप्शन आया। कौन सा? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। कहां पे आया? बोला है जावा में oops 1.java की लाइन नंबर 20 पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है, तो ठीक से जाकर देखो क्या ये लाइन नंबर 20 ही है। फंक्शन कहां से? वो 41 है। क्या हो गया? हाँ क्या स्क्रीन में दिख रही है मुझे। नहीं दिख रही क्या? स्क्रीन नहीं आ रही सर मेरे फोन में। और भी किसी के में नहीं आ रही? सबको नहीं दिख रही क्या? दिख रही है सर, दिख रही है। नहीं है सर। इसका मतलब पता क्या है? शिवानी नाम है ना तुम्हारा, इसका मतलब है तुम्हारे फोन में नेटवर्क कम है। बाकी सबके में दिख रही है और तुम्हारे में नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे गूगल मीट ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देता कि किसी एक स्टूडेंट की स्क्रीन को ऑफ किया जाए। मैंने सबके लिए वो शेयर कर रखी है ना, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है। 41 oops 1 जावा में 41 लाइन पे जाओगे, ये पूरा बात बताता है। कहाँ सर? ये फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास क्या है सर? 12 to 1 है पैकेज नेम, और ये है तुम्हारी क्लास का नाम। पैकेज नेम प्लस क्लास नेम ही कहा जाता है फुली क्वालिफाइड। तो वो बताया उसने मेन में कहा 41 नंबर, तो ये लाइन 41 ही है क्या जहां से फंक्शन कॉल किए थे? 41 से कॉल किए, 20 पे जाके वो जो लाइन चला रहा था वहां ये एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन आने के बाद क्या होता है? प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। एबनॉर्मली टर्मिनेट होने का क्या मतलब है? उनका आगे का कुछ नहीं चलेगा, यहीं पे प्रोग्राम बंद हो गया। बंद हो गया तो फिर तो अब इस प्रॉब्लम से अगर बचना है तो क्या नहीं भूलना? इनिशियलाइजेशन नहीं भूलना। ऑब्जेक्ट बनाना इनफ नहीं है, उसके साथ साथ उसको वैल्यूज प्रोवाइड करो, इनिशियलाइजेशन करो, फिर बच जाओगे। ठीक है। तभी कोई फंक्शन कॉल करना जब आप वैल्यू दे चुके हो। बट ऐसा हो रहा था, क्या हो रहा था? हम बहुत ही स्पीड में ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे थे और गलती से एक आध का भूल जाते थे अगर ये वैल्यू देना, तो एक्सेप्शन आएगा ही नहीं आएगा? आएगा ना। मैं एक और बनाता हूं। क्या बना है? ऑब्जेक्ट मज दूर। ठीक है, नहीं बनना क्या तुमको मजदूर? कुछ टाइम बाद मुझसे ही बोलोगे सर मजदूरी पे लगवा दो। होता है ना, अपनी मजदूरी है। अब
अभी हंस रहे हो फालतू। मजदूर कुमार, तो भाई इसका एज जो था वो हो चुका है। अपना एज बताओ तुम लोग। तुम इतना छोटे हो, ऐसा कहना चाह रहे हो? 2002 में बॉर्न हुए थे तुम यार, बहुत छोटे हो। पीछे बैठा करो। बड़ों को आगे बैठने का मौका देना चाहिए ना। बड़े अगर ज्यादा बड़े हो जाते हैं पीछे। अच्छा, वैसा वाला ऑर्डर फॉलो कर रहे हो। अच्छा, मेल या फीमेल फीमेल रख लेते हैं। और रन गया सर, मजदूर भी बन गया। ठीक है, अब मैं ये ऑब्जेक्ट जब बना रहा था ना, मैं गलती से अगर ये भूल जाऊं तो यहीं से प्रोग्राम क्या होगा, अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। सेव भी करना होता था। अच्छा, शांति डॉट प्रिंट कर रखा है ना, दिक्कत ये है। मजदूर से कहो तुम अपना प्रिंट चलाओ, तब मानेंगे। तो मजदूर का प्रिंट चला तो प्रॉब्लम आ चुकी। तो इस प्रॉब्लम को जब हमने धीरे धीरे देखा कि बहुत आ रही है, तो हमने कहा इसका परमानेंट सॉल्यूशन दे दो ना। ये परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि ऑब्जेक्ट बनाओ तो दिमाग में इतना रखो कि इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, उसके लिए सेटर जरूर कॉल करो। ठीक है, कोई ऐसा जुगाड़ नहीं हो सकता कि हमें ये सेटर कॉल ही ना करना पड़े और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन भी हो जाए। सेटर का काम क्या है? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का ही तो है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन सर आप किसे कहते हो? नहीं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब है उस ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्ड कुछ वेरिएबल्स हैं। ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस ऑफ द क्लास ना, तो कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है, उनको वैल्यूज देना ही ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन होता है। तो आप सेटर के थ्रू वैल्यू ही तो इंजेक्ट करवा रहे हो, तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। समझ रहे हो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन किसे कह रहे हैं? वैल्यूज प्रोवाइड करना, हर एक वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड कर देना। सारे इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू कौन दे रहा है? सेटर। तो ये कर रहा है ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन। वो मैंडेटरी है? हाँ सर। लेकिन यही हम नहीं चाहते कि हमें एक्सप्लिसिटली कोई मेथड कॉल करना पड़े, मेथड की डिपेंडेंसी को हटाना चाहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको इनिशियली वैल्यू तो देनी होगी। ऑब्जेक्ट बनाया श्याम नाम का, तो उसका नाम और आईडी वाईडी सब तो देना पड़ेगा ना। तो इनिशियलाइजेशन वाला काम तो सर मैंडेटरी जब है ही, तो कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा दो जिससे हमें आसानी हो जाए, कोड भी थोड़ा सा नीट और क्लीन दिखने लगे, कंसाइज भी हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जावा ने कहा ठीक है भाई, आप अगर इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या सॉल्यूशन निकाला? उन्होंने कहा जो तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, न्यू पर्सन, पर्सन अगर क्लास का नाम है तो यहाँ पर भी तुमने न्यू के बाद पर्सन लिखा और पर्सन के साथ ब्रैकेट लिखे हैं। ब्रैकेट्स को तो हम फंक्शन कॉल कहते हैं ना। क्या कहते हैं? फंक्शन कॉल। ऑपरेटर था ना जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस रहती थी, प्रेसिडेंस 15 था। हाँ, कभी भी किसी भी नाम के पीछे अगर ब्रैकेट लगे हैं किसी भी आइडेंटिफायर के पीछे, इट मींस वो एक फंक्शन ही है, कोई भी हो। तो आपने जितने फंक्शन कॉल किए आज तक, उनको उनके नाम से कॉल किया होगा और हर एक फंक्शन के पीछे ब्रैकेट जरूर आए होंगे। आते हैं ना? तुमने भी जितने बनाए थे डे 1 से और आज तक, वो सारे फंक्शंस को कॉल कैसे किया? उसके नाम और ब्रैकेट को लगा के किया। तो यहाँ पे क्लास के नाम के साथ एक ब्रैकेट यूज हो रहा है डे 1 से। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं सर? क्या ये भी कोई फंक्शन है? देखा, हाँ, ये भी एक फंक्शन है। जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो सिंटैक्स है ना, वो यही है ना। इस सिंटैक्स में बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन कॉल होता रहता है जिसका नाम होता है वही जो तुम्हारी क्लास का नाम है। क्लास का क्या नाम है? पर्सन। तो पर्सन के बाद ही तो ब्रैकेट लगाया, तो ये एक फंक्शन है जो कॉल हो रहा है। अच्छा जी, कोई परेशान हो रहा है? उठा लें। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीखे, ये
तो डे वन से ही करते आ रहे हैं। क्या करा, न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया, कल सेटर सीखा, सेटर के थ्रू इंजेक्शन करा, प्रिंट सीखा, प्रिंट से प्रिंट करा रहे। तो जो न्यू के बाद क्लास नेम और ब्रैकेट आप लिख रहे हो, ये क्या है? ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब फंक्शन कॉल। तो एक पर्सन नाम का फंक्शन है इस क्लास के अंदर जो कॉल हो रहा है अपने आप। तो सर पर्सन नाम का तो सच में कोई फंक्शन नहीं दिख रहा, आप मजाक कर रहे हो क्या? दिख रहा है क्या? हम देखे अपनी क्लास में जाके तो हमें पता चला कि पर्सन नाम का कोई भी यहाँ पे फंक्शन है ही नहीं। एक फंक्शन बनाया है सेटर नाम का, दूसरा है प्रिंट नाम का, और क्लास खत्म हो गई यहीं पे। जब हमने कोई फंक्शन बनाया ही नहीं तो यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो कैसे रहा है? हमने कहा यही इस फंक्शन की खासियत है क्या कि सर इसे नहीं भी बनाओगे ना अगर आप किसी क्लास के अंदर, तो जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। ऐसा है क्या? हाँ, क्या बोला मैंने? अगर हमने अपनी क्लास के अंदर कोई भी मेथड नहीं बनाया है तो बाय डिफॉल्ट आपकी क्लास के नेम की तरह ही एक फंक्शन बना बनाया मिल जाएगा, वो प्रोवाइडेड होगा जावा कंपाइलर द्वारा। अब जावा कंपाइलर खुद से बना के देता है, मैंने कहा ऐसा फंक्शन जो जावा कंपाइलर बना के दे रहा है सिंटेक्स में ही उसको रख दिया गया है, बिना इसको कॉल किए मैं अगर ये हटा दूं ऑब्जेक्ट बनेगा? सर न्यू काम ही नहीं करता बिना उसके, न्यू काम ही नहीं करता। तो ये तो कोई स्पेशल टाइप का ही फंक्शन लग रहा है। नहीं तो बिना प्रिंट को कॉल किए तो ऑब्जेक्ट बन जाता है ना, बिना पर्सन को कॉल किए ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा। इट मींस ये कोई स्पेशल टाइप का फंक्शन है। मैंने कहा हाँ सच में ही ये एक स्पेशल टाइप का ही फंक्शन होता है। जब हम पूछने गए तो उन्होंने बताया इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? तो हमने कहा कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो बता दो। लेकिन कुछ नहीं, एक स्पेशल टाइप का मेथड ही होगा। सर स्पेशलिटी क्या है? ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है कब? ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम तो यही है ना, लाइन नंबर 44 पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उनके यहीं पे ये कॉल भी हो रहा है। सर कैसे कॉल हो रहा है? हमने तो बनाया ही नहीं। तो अगर आपने नहीं बनाया है तो आपकी क्लास में वो अवेलेबल है। अगर नहीं बनाते हैं तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें मिलता है। कौन देता है? जावा कंपाइलर। तो सर अगर बाय डिफॉल्ट कुछ है कंस्ट्रक्टर तो वो कॉल हो रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर हम खुद का बना लें तो हमारा वाला कॉल होगा अपने आप? बिल्कुल हो जाएगा। क्या कह रहे हो सर? कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, यही तो बात है, कम ही तो समझ में आता है। अब पढ़ते हैं क्या है ये कंस्ट्रक्टर हो रहा है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। इसको बनाया किस लिए गया है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए बनाया गया है। स्पेशल है, क्या स्पेशल है समझ लेते हैं। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। ये एक स्पेशल टाइप का मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे कॉल हो जाता है। आया किस लिए था? उन्होंने कहा हमारी प्रॉब्लम क्या थी? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन की प्रॉब्लम थी ना, जो सेटर से सॉल्व की थी। अब हम सेटर भी कॉल नहीं करना चाहते ना, तो उन्होंने कहा मत करना, एक फंक्शन है ना जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, उसे दे देना वैल्यू, वो ले जाके इंजेक्ट कर दिया करेगा। अच्छा ठीक है, बोला इट कैन बी यूज्ड टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियल वैल्यूज देने का काम करेगा ना, और इनिशियल वैल्यूज देने का काम तुम अभी किससे करवा रहे हो? सेटर से। कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसको कुछ वैल्यू दोगे ना इनिशियली, वो वैल्यू देने का काम कौन करेगा? एक कंस्ट्रक्टर करेगा। नोट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर बना ही लो। बिना कंस्ट्रक्टर बनाए क्या तुम्हारे प्रोग्राम नहीं चल रहे? चल रहे हैं। अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो कंस्ट्रक्टर यूज नहीं हो रहा क्या? उन्हें कंस्ट्रक्टर तो डे वन से यूज हो रहा है। अच्छा बोला कैसे? like it is because java compiler creates a default constructor if your class does not have any। अगर आपके क्लास के पास नहीं है ना तो जावा कंपाइलर देता है। सर आप क्या कह रहे हो? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, और बिना उस फंक्शन के कॉल के आपका ऑब्जेक्ट कभी नहीं बन सकता। कंस्ट्रक्टर अगर उसका नाम रखा गया है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर वर्ड को ही थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले, समझने की कोशिश करते हैं। किसे कहेंगे कंस्ट्रक्टर? हु कैन कंस्ट्रक्ट समथिंग,
उसे तो कहते होंगे। मॉडिफायर किसे कहते हैं? जो कुछ मॉडिफाई करता हो। स्पेसिफायर किसे कहते हैं? जो कुछ स्पेसिफाई करता हो। तो कंस्ट्रक्टर भी तो उसे ही कहते होंगे जो कुछ कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता हो। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। न्यू का काम मेमोरी एलोकेशन का है, उतना तो कर देगा, बट उन मेमोरी एलोकेशन पे इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए एक बंदा चाहिए था। वो एक मेथड बनाया गया, उसका नाम इन्होंने कंस्ट्रक्टर रख दिया। सेटर का रिप्लेसमेंट ही तो है ये, रिप्लेसमेंट है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन होगा तो आप उसको इनिशियलाइज भी करोगे ना, तो इनिशियलाइजेशन वाला काम ये संभालेगा, इसलिए इसको स्पेशली बनाया गया था। ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे ही क्यों कॉल होता है ये? इसीलिए ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी आपको वैल्यू देनी होती है, इनिशियल वैल्यू देनी है ना, तो आप इसको दे देना, ये ले जाके इंजेक्ट कर देगा। समझ पा रहे हो? C++ में दो मेथड्स पढ़ाए जाते हैं आपको, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। दोनों प्रोसेस हैं। कंस्ट्रक्टर वो मेथड है जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे कॉल होता था, जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता था। डिस्ट्रक्टर वो मेथड था जो ऑब्जेक्ट डिलीट होने से जस्ट पहले एग्जीक्यूट होता था। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे कोई लॉजिक चलवाना है, आप कंस्ट्रक्टर से चलवाते थे। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले कोई लॉजिक चलवाना है तो आप डिस्ट्रक्टर से चलवाते थे। तो क्यों बनाए गए थे वहां पे वो मेथड्स? इसीलिए ना कि कंस्ट्रक्टर बनाया ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में हेल्प हो जाए, डिस्ट्रक्टर बनाया ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने से पहले कोई लॉजिक लाना है उसमें हेल्प हो जाए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय हम खुद कर ही नहीं रहे अगर, तो यहाँ डिस्ट्रक्टर भी नहीं है। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट तो हम करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर बनाया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर आप कह रहे हो जावा कंपाइलर प्रोवाइड करता है, तो एक काम करो, हमें थोड़ा सा प्रूफ कर दो। तो नहीं, क्या प्रूफ करना है? बहुत सिंपल है। कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ध्यान रखना। डिफरेंस पता करना है मेथड और कंस्ट्रक्टर में। तो कैसे? कि कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? सिमिलर क्लास नेम। तो हम यहाँ लिख दें पर्सन। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता होगा? बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ठीक है, एक मैसेज प्रिंट कर दिया इस पे। ये फंक्शन ही है, बस इसके पास रिटर्न टाइप नहीं है और हम कह रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक, क्या ये कॉल होगा? नहीं का होना तो चाहिए, होना चाहिए। अगर ये कॉल होगा तो ये मैसेज तो प्रिंट होगा ना कंसोल पे। कोई भी फंक्शन कॉल होता है तो उसके अंदर का लॉजिक चलता है। बिल्कुल, हमने कहीं पे इसको कॉल तो नहीं लगा रखा, ये कॉलिंग में कोई चेंजेस नहीं किए, जो पहले लॉजिक लिखा था वही अब भी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो मजदूर है इसका डाटा नहीं दिया है तो ये एक्सेप्शन देगा। अभी के लिए इसे कमेंट कर देते हैं। बाकी के तीन ऑब्जेक्ट तो बना रखे हैं ना, तीनों ऑब्जेक्ट में न्यू यूज हुआ है, न्यू के साथ पर्सन लिखा हुआ है, और आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि यही है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो जब जब ये लाइन चला करेगी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। चला के देखें, जैसे ही मैंने इसको रन किया, क्या वो मैसेज हर बार ऑब्जेक्ट प्रिंट होने से पहले चल रहा है, कॉल हो रहा है? सबसे पहले यही मैसेज क्यों प्रिंट होता है? हमने कहा सबसे पहले तो तुमने ऑब्जेक्ट ही क्रिएट किया होता है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे ये कॉल हो गया होगा, उसके बाद ही तो तुम इन सबको कॉल कर रहे हो। देखा, अच्छा ये सब नहीं हो तब भी चलेगा क्या? देखा हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया है अभी तो मैंने, कोई लाइन है मेन के अंदर नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कोड लिखा हुआ है, कुछ नहीं चलेगा, बट कंस्ट्रक्टर तो जरूर चलेगा। चल रहा है? क्यों चल रहा है? क्योंकि सर कंस्ट्रक्टर को आपने यहाँ कॉल करवा रखा होता है। सर आप कह रहे थे बिना कंस्ट्रक्टर कॉल के ऑब्जेक्ट नहीं बनने का, ऑब्जेक्ट बन तो रहा है, हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं लिखा था तब भी बन रहा था, वो इसलिए क्योंकि तब प्रोवाइडेड था, मिल गया था ना आपको। हाँ, अब अगर आप ये कह रहे हो कि बिना कंस्ट्रक्टर के वो कॉल नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बना रखा है, हम इसको प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी हमने सुना था आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं होती, तो आउटसाइड द क्लास ये कंस्ट्रक्टर भी एक्सेस नहीं होगा, और आपने सुना है कंस्ट्रक्टर नहीं चला तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो क्या ऑब्जेक्ट बन पा रहा है? क्या बोल रहे हैं, पूछे इनसे। द कंस्ट्रक्टर पर्सन इज नॉट विजिबल, खुद ही लिख के दिया ना इन्होंने। तो अब तो प्रूफ होता दिख रहा है कि सर एक कंस्ट्रक्टर जरूर कॉल होता है न्यू के साथ,
और अगर वो कॉल नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट नहीं। अगर आपकी क्लास के पास नहीं है तो प्रोवाइडेड होता है, जावा कंपाइलर दे देगा, बोलेगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ ही इसका सिंटैक्स रखा हुआ है, तो जब तक कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हो सकता है यूजर नया है, उसने नई क्लास बनाई है, उसको नहीं पता कंस्ट्रक्टर क्या है, तो हम उस पे रैम खा के एक कंस्ट्रक्टर दे देते हैं बना के, और वो होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो प्रोवाइडेड होती हैं, जो प्रोवाइडेड है, कोई और दे रहा है, आपको फ्री में मिल रही है ना चीजें, वो डिफॉल्ट हो गई। तो कंस्ट्रक्टर फ्री में मिला तो इसलिए उसे हम डिफॉल्ट कहने लग गए। फिर जब हमने अपना बनाया तो हमें पता चला हाँ सच में सर वो कॉल हो रहा है। जब तक वो कॉल नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ना। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो निका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, आप कह रहे हो सर, मान लेते हैं, ठीक है। ठीक, तीन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तीनों बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और ये चौथे पे एक्सेप्शन आ रहा है भाई। ठीक, ये तो चल रहा है ना सही, बहुत बढ़िया। बट सर हमें तो अभी भी सेटर कॉल करके वैल्यू सेट करनी पड़ रही है, तब ये आ रही है। नहीं नहीं, अब नहीं करनी पड़ेगी। आप यही तो नहीं करना चाहते थे। तो हमें जब पता लग गया कि एक ऐसा बंदा है जो एग्जीक्यूट होता है, एक ऐसा फंक्शन है ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे ही कॉल हो जाता है, तो हम पहुंच गए उसी के पास जहां उस पे उम्मीद की किरण दिखती है, वहीं हम पहुंच जाते हैं भीख मांगने। होता है हाँ, तो हम इसी के पास चले गए कि भाई डिफॉल्ट वाले भाई साहब, तुम तो कॉल हो ही जाते हो, जब जब ऑब्जेक्ट बनता है तुम कॉल होते हो, बढ़िया बंदे हो। तो 2-3 बार तारीफ की उसकी, वो भी खुश हो गया, बोले अरे भाई क्या चाहिए बताओ, कैसे आना हुआ। देखा बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। क्या देखा, हमें वो 4 वेरिएबल्स है ना ऊपर, इंस्टेंस वेरिएबल तुम्हारी क्लास में, उनको इंजेक्ट करने के लिए एक मेथड कॉल करना पड़ता है यार अलग से, सेटर। हम नहीं चाहते यार उसको कॉल करना। उसको कॉल करके हम क्या करते हैं, बस 4 वैल्यू देते हैं पैरामीटर्स में, और वो वैल्यू को इंजेक्ट ही करता है, बस उतना काम है उसका। क्या तुम कर दोगे ये? हम तुम्हें दे देंगे पैरामीटर में वैल्यू, तुम ले जाके इंजेक्ट कर दो। तो पहले वो थोड़ा सोचा, निका बंदा ठीक है, कई बार तारीफ भी की इसने, इसलिए वो खुश होके उसने हाँ कर दिया। किसने? उस कंस्ट्रक्टर ने जो आपका अपने आप ही कॉल हो रहा था। उसने कहा ठीक है भाई, तुमको जितनी वैल्यूज तुम्हें इंजेक्ट करवानी, जितने वेरिएबल होंगे उतनी वैल्यूज होंगी, वो सारी वैल्यू तुम मुझे पैरामीटर में दे दो, मैं उन वैल्यूज को ले जाके इंजेक्ट करवा दूंगा। वैसे ही ऐसे सेटर इंजेक्ट करता है। तो अब हमने क्या किया, बहुत ही स्पीड में बिना देर किए यही वैल्यूज किसको दे दी, इस वाले ब्रैकेट में ले जाके पेस्ट कर दी। सर एरर आ गया। क्यों? क्योंकि इतने पैरामीटर एक्सेप्ट कर सके इस कंस्ट्रक्टर के बस की बात नहीं। इसमें तो कोई भी पैरामीटर ले ही नहीं रहे, 4 वैल्यूज कहां स्टोर होंगी? 4 वैल्यू को स्टोर करने के लिए यहाँ पे 4 वेरिएबल भी तो लेने पड़ेंगे ना। तो अभी तक था ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि अब हम पैरामीटर पास कर रहे हैं तो इसको होना पड़ेगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो अब हम बस कुछ नहीं, पैरामीटर यही तो 4 पैरामीटर है, अगर यही पैरामीटर में यहाँ रख दूं तो यही कंस्ट्रक्टर कहा जाएगा अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नीचे देखो एरर हट गया होगा, पर सर इन पे आ गया। तो अब आप देखो तो आपके क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो 4 पैरामीटर लेता है, ये लोग एक भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो एरर आ रहा है। मतलब ये सर्च कर रहे होंगे नो आर्गुमेंट वाले को, बट वहां पे जो हमने बना के रखा है वो क्या है, पैरामीटर। बट सर एक कंस्ट्रक्टर था ना, जब हम एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए थे तब तो ये ऑब्जेक्ट बन जाते थे ना। अब हमने चलो पैरामीटराइज्ड बना लिया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा कंपाइलर देता था अब नहीं देगा क्या? नहीं देता। जब तक आप अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो, जावा कंपाइलर आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देता रहेगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। अगर आपने एक्सप्लिसिटली एक भी कंस्ट्रक्टर बनाया, चाहे वो पैरामीटराइज्ड हो या कुछ भी हो, आपका जावा कंपाइलर आपकी क्लास के लिए कोई कंस्ट्रक्टर फिर प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए आपने अभी जो बना रखा है वो 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। क्या पैरामीटर वाला है? तो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चारों पैरामीटर देने ही पड़ेंगे, नहीं दोगे ये ऐसे ही एक्सेप्शन देगा। तो ये तो बढ़िया भी है सर, हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन के साथ इनिशियलाइजेशन ही तो भूल जाते थे, अब भूल पाओगे क्या? ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगा जब तक आप चारों वैल्यूज नहीं दे देते।
देकर देखें क्या? हाँ दे दो। हट गया एरर। तो क्या आप सेटर कॉल नहीं करने पड़ेंगे? हमने कहा नहीं, कमेंट करते हैं भी, हटाऊंगा नहीं। ठीक है, अगर हम आके देखें ये कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होगा तो क्या इनिशियलाइजेशन का काम कर रहा है ये? सर लॉजिक तो लिखा ही नहीं। इनिशियलाइजेशन के लिए कौन सा लॉजिक लिखना था? यही वाला ना। कॉपी करो या इसको पेस्ट कर दो। क्या सेटर की अब कोई जरूरत है? हटा देते हैं फिर तो। चला के देखें। सर कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, तभी तो ये प्रिंट मेथड प्रिंट कर पा रहा है वैल्यूज को। इसका मतलब अब एक ही लाइन लिखना होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन के लिए। अब अलग अलग लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। इनिशियल वैल्यूज देनी है, आप किसी पर्सन को पकड़ाओ वैल्यू, ये ले जाएगा पैरामीटर में और ले जाके इंजेक्ट कर देगा। कितना बढ़िया। वही यहाँ पर भी कर लें, यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पर भी। सर इधर इधर नहीं कर सकते क्योंकि इधर ये ऑब्जेक्ट है वो बनेगा ही नहीं जब तक आप इसको 4 पैरामीटर नहीं दोगे। 4 पैरामीटर देने ही पड़ेंगे। पर सर हम चाहते थे कि ऐसा भी ऑब्जेक्ट बन जाए जिसमें हम एक भी पैरामीटर ना दें। तो आपको इतना तो बताया गया ना, ऑब्जेक्ट बनाना है तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। ये तीनों ऑब्जेक्ट इसलिए बन पा रहे हैं क्योंकि इन तीनों के करस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है 4 पैरामीटर वाला। अगर आप चाहते हो ये ऑब्जेक्ट बनाना तो 0 पैरामीटर वाला एक कंस्ट्रक्टर और बना लो सेम क्लास के। मतलब यहाँ आके आप लिख सकते हो पब्लिक, अगर इतना लिख दिया, इसमें कुछ भी मैसेज प्रिंट कर दिया, इसमें मैं 0 लिख देता हूं, इसमें मैं 4 लिख देता हूं, तो आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट भी बन पा रहा है। क्यों? अगर मैं कंट्रोल दबाऊंगा, कंट्रोल दबाओ और इस पे क्लिक करके देखो तो किसे हाईलाइट कर रहा है, कहां रिडायरेक्ट कर रहा है? तो वो साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा और इस केस में हम किसको कॉल करेंगे? 4 पैरामीटर वाले। ठीक है, अब अगर मैं रन करूं प्रोग्राम को तो प्रिंट चलेगा जरूर, बट कोई वैल्यू नहीं दी है इसलिए एक्सेप्शन आ जाएगा। अगर मैं उस लेंथ मेथड को कॉल ना करूं तो नल वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में कुछ दे ही नहीं रखा। यहाँ कोई वैल्यू दी थी क्या जो इनिशियलाइजेशन होता? इन तीनों का क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यू दे दी। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? डे 1 हमने सीखा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद मैंने बताया आपको इनिशियलाइजेशन। पहला इनिशियलाइजेशन हमने डॉट ऑपरेटर के थ्रू किया था। नेम में ही आप श्याम डॉट नेम इक्वल्स टू वैल्यू रख दी, श्याम डॉट आईडी इक्वल्स टू वैल्यू रख दी। यही कर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट के लिए 4 लाइन लिख रहे थे, 100 ऑब्जेक्ट के लिए 400 लाइन। यही था। फिर हमने कहा कि हमको कोड में कंसाइजनेस चाहिए, लेंथ कम करनी है। दूसरा, वैल्यू अगर प्राइवेट हुई, वो जो वेरिएबल्स अगर प्राइवेट हुए तो क्या तुम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर लोगे? नहीं। तो निकाह कोई दिक्कत नहीं, हम इनसाइड द क्लास जाके इंजेक्शन कर देंगे। उसके लिए सेटर को हायर कर लिए। सेटर ने क्या दिया? कोड रीयूजेबिलिटी दी, कंसाइजनेस दी। बट सेटर कॉल करना मैंडेटरी था। हाँ, इनिशियल वैल्यूज ही तो दे रहे थे सेटर से, तो हमने अब उस प्रॉब्लम को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया और कंसाइजनेस ले आए। और हमने जावा से पूछा, हमने कहा देखो सेटर कॉल नहीं करना चाहते हैं, क्या कोई ऐसा मेथड है इसको कॉल ही ना करना पड़ता? उन्होंने कहा हमारे पास है, जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल होता है, अब उसे दे देना अपनी वैल्यू, वो इंजेक्शन कर देगा। और वो मेथड कौन था? कंस्ट्रक्टर। तो अब आप देख पा रहे होगे यही काम जो डे 1 आपने न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया एक लाइन में, फिर डॉट ऑपरेटर के थ्रू आपने 4 लाइन लिखी जिसे इनिशियलाइजेशन किया था, करा था ना? 5 लाइन का कोड था वो। फिर आप सेटर पे आ गए तो आपने क्या किया? सेटर एक बनाया उधर और इधर ऑब्जेक्ट बनाया न्यू से। फिर अगली लाइन में उसी ऑब्जेक्ट से सेटर कॉल किया। 2 लाइन का कोड रह गया था, फिर सेटर मेथड भी था। अब वही 2 लाइन का कोड जो था वो एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। वही काम अभी भी हो रहा है बट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रहा है और कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल
नहीं करना पड़ता, ये इम्प्लिसिटली कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे। तो आओ पढ़े कंस्ट्रक्टर। अब ये ज्यादा समझ में आएगा, स्टार्टिंग से पढ़ना है, फिर से जो पढ़ा था अभी। क्या? लाइक कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड that is used to initialize object। किस लिए यूज होता है ये? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। क्या ये एक्चुअली वही कर रहा है? अभी जो हमने किया वो क्या था? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन था। तो डेफिनेशन ही इसकी यही है कि वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन के काम आता है। बहुत बढ़िया। आगे वाली लाइन का मीनिंग समझते हैं। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब एक ऑब्जेक्ट बनता है किसी क्लास का। तो तभी कॉल हो रहा है। हाँ सर, ठीक है। आगे बोला इट कैन बी यूज्ड टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। तो इनिशियल वैल्यूज ही तो दे रहे हो, आगे चल के मॉडिफाई करना पड़ जाए तो क्या ये कंस्ट्रक्टर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको एक मेथड ही लगेगा फिर, जो अगला कॉन्सेप्ट भी होने वाला है आपका, जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि इनिशियल वैल्यूज देने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे कॉल होता है, और एक ऑब्जेक्ट अगर एक बार बन गया है तो दोबारा तो नहीं बनाओगे ना उस ऑब्जेक्ट को। एक बार ऑब्जेक्ट बनता है, एक बार ही जब ऑब्जेक्ट बनता है तभी एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर दोबारा सेम ऑब्जेक्ट के लिए कभी कॉल नहीं होता। ठीक है, ये डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर और मेथड में, जो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अ कंस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास। जरूरी थोड़ी ना था ये कंस्ट्रक्टर ही बनाओ, तुम नहीं बनाते थे तब भी काम चल रहा था, तब एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू चल रहा था। अच्छा, और इट इज बिकॉज़ जावा कंपाइलर क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ योर क्लास डज नॉट हैव एनी। अगर नहीं है तुम्हारे पास तो वो रैम करके एक दे देता था कि चलो बना लो तुम ऑब्जेक्ट। जब सीख जाओगे तो अपने बना लिया करना। तो तुम सीख गए, अब अपना बनाया, उसने जो प्रोवाइड करता था वो अब नहीं देंगे हम, तो तुम बनाना जानते हो ना, अपना बनाओ। तो पैरामीटराइज बनाया था तो डिफॉल्ट वाला खो गया था ना, नो आर्गुमेंट वाला ऑब्जेक्ट बन पाया था क्या? नहीं ना। तो उसके लिए आपने फिर से एक कंस्ट्रक्टर बनाया, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, तब वो दूसरा ऑब्जेक्ट बन पाया। ठीक है। हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम मेथड इन जावा। कैसे, क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंट दिखते हैं ये? बोला कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का नाम एकदम सेम होना चाहिए क्लास नेम की तरह। ठीक है, हाँ, विद इन विच इट इज डिफाइंड, जहां ये डिफाइन किया जा रहा है, जिस क्लास के अंदर तुम कंस्ट्रक्टर बना रहे हो उसी क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा। कुछ और कर सकते हैं, ऑप्शन में है, कुछ नहीं है ऑप्शन। और while it is not necessary for a method in Java, ये मेथड के लिए थोड़ी ना नेसेसरी होता है। मेथड का नाम तुम प्रिंट भी रखे थे, डिस्क्रिप्शन रखे थे, सेटर रखे थे, ईट रखे थे, m1 रखे थे, f1 रखे थे, जो मन करे रख लो। मेथड नेम तो कुछ भी हो सकता है। या मेथड नेम, अगर मैं एक मेथड बनाना चाहता हूँ, क्लास नेम से ही एक मेथड भी बना सकते हैं क्या? जैसे हमने सुना कंस्ट्रक्टर नेम तो सिमिलर होना ही चाहिए। क्या मैं मेथड बनाऊं अगर पर्सन नाम का, तो बन जाएगा उस क्लास के अंदर? बनेगा? बन जाएगा। कंस्ट्रक्टर एक बन चुका है ऑलरेडी, दो बन चुके हैं हमने अभी देखे, दो कंस्ट्रक्टर तो बन चुके हैं ना सेम नाम के। तो क्या मेथड भी पर्सन नाम का बन सकता है? बन सकता है क्या? कितने लोग कह रहे हैं बन सकता है? मैं ही कह रहा हूं इसका मतलब क्या? और मैं जो कहूंगा वो गलत नहीं कहूंगा। ठीक है, तो मेथड कैसा होता है? इसी मेथड एक ऐसा मेथड जो वॉइड रिटर्न करता है, जिसका नाम पर्सन है। बन तो गया। मेथड भी बन सकता है, तो ठीक से पढ़ो इस लाइन को, इसलिए बुक में ये बताया। कहां थे भाई? While it is not necessary for a method, नेसेसरी नहीं है बट बना सकते हो। इधर आओगे तो आपको बताया जाएगा कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट नॉट हैव, अच्छा ये नहीं था, ये रहा लास्ट। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जिस नाम का बनाना है आप बना लो, बट अगर क्लास नेम से भी बनाना चाहोगे तो बन जाए। तो आपको कंफ्यूज करने का कोई ट्राई करे मेरी तरह तो मत होना। ठीक है, इसीलिए बताया वो। ठीक,
आगे बढ़ो, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? कंस्ट्रक्टर डू नॉट रिटर्न एनी टाइप व्हाइल मेथड हैव द रिटर्न टाइप और वॉइड इफ डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मेथड के पास रिटर्न टाइप होता है ना, अगर मैं देखूं तो ये कंस्ट्रक्टर है, ये मेथड है, कैसे पता लग रहा है? सब कुछ तो सेम ही है, बस इसके पास रिटर्न टाइप है, इसके पास रिटर्न टाइप नहीं है, इसलिए ये कंस्ट्रक्टर हुआ। और ये तो क्या कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप दे सकते हैं? कभी दे दिया तो वो मेथड हो जाएगा, तो कॉल नहीं होगा। ठीक है, शाबाश। आगे, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ओनली वंस, इंपॉर्टेंट है ये बात भी। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ओनली वंस एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एक बार ही कॉल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम, इसके अलावा वो कभी कॉल नहीं हो सकता सेम ऑब्जेक्ट के लिए। व्हाइल मेथड कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, मेथड आया ही था ना रीयूजेबिलिटी के लिए, तो कितनी भी बार एक ही मेथड को कॉल किया जा सकता है। बिल्कुल याद है, इस प्राइम बनाया था, 100 बार कॉल करेंगे, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल, वो भी तो एक मेथड ही था। तो किसी भी मेथड को n नंबर ऑफ टाइम कॉल किया जा सकता है, बट कंस्ट्रक्टर को सिर्फ एक ही बार कॉल किया जाता है, और वो कब? ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यही बातें यहां लिखी हुई हैं, थोड़ा ब्लर ब्लर सा दिखेगा, चुराई हुई टेबल है किसी की, इसलिए इतना सच नहीं बोलना होता क्या? ये मेरी टेबल नहीं है, बट अच्छी है इसलिए मेरी स्लाइड पे है ना। चलो, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसलिए यूज होता है। मेथड इज यूज्ड टू एक्सपोज बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेथड बिहेवियर को ही रिप्रेजेंट करने आया था ना। ठीक है, कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप। मस्ट और शुड दो इंग्लिश के वर्ड होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? मस्ट 100% से होता है, 100% ही चाहिए, करना ही चाहिए, और अगर शुड है तो वो सजेशन भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? तो मस्ट लिखा है, इट मींस ये मैंडेटरी है कि इसके पास रिटर्न टाइप होना ही नहीं चाहिए। मेथड मस्ट हैव रिटर्न टाइप, यहाँ भी मैंडेटरी है कि इसके पास रिटर्न टाइप होना ही चाहिए। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली, कॉल होते हैं जो, वो इम्प्लिसिटली कॉल होते हैं। कौन? कंस्ट्रक्टर। मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली। Java compiler provides a default constructor if you do not have any constructor. Java compiler एक default देता है ना, method is not provided by compiler in any case, कोई method वो आपको generate करके नहीं देता। अच्छा, constructor name must be same as method name, must may or may not be same as, इतनी बात तो पता ही है। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर के टाइप्स की। तो यहाँ पे लिखा है टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला होता है नो आर्गुमेंट, जो तुमने सबसे पहले बनाया था, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं हो, वो नो आर्गुमेंट होता है, और जिसमें पैरामीटर पास करने लगे वो पैरामीटराइज्ड होता है। दोनों में कितना डिफरेंस है? बस पैरामीटर का डिफरेंस है। नो आर्गुमेंट के बगल में लिखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपने ये भी तो सुना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो जावा कंपाइलर प्रोवाइड करके देता है। तो प्रोवाइडेड प्रॉपर्टीज को मैंने बोला था वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को हम प्रोवाइडेड ही मानते हैं ना, हाँ किसी ने दी है तभी तुम उनको डिफॉल्ट कह रहे हैं, जो फ्री में मिल रहा है। पैकेज प्राइवेट हमें फ्री में मिलता है ना, इसलिए वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। ये कंस्ट्रक्टर जो जावा कंपाइलर दे रहा है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर तुमने बनाया है खुद का ये वाला कंस्ट्रक्टर तो क्या ये भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा? नहीं नहीं, ये तो हमने बनाया सर, तो इसे हम कहेंगे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्या कहेंगे? तो नाम भी बड़ा सोच समझ कर लेना पड़ेगा। ये है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। हमने कोई भी नहीं बनाया तो हमारी क्लास में अवेलेबल होगा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कौन है? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बहुत बढ़िया, तुम सीख गए। परम कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज्ड करते थे। ठीक है, ये क्या है सर? ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। नो आर्ग कंस्ट्रक्टर,
ये तो मेथड था समझाने के लिए। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, कोई आर्गुमेंट नहीं होता, बस नहीं होता ना। मैं नहीं चाहता इसके बारे में और कुछ बताना। सर इसलिए तो आप हमारे साथ गलत कर दोगे। नहीं नहीं, आपके दिमाग में सब हौच पौच ना हो जाए इसलिए नहीं बताना चाहता अभी, बताऊंगा लेकिन समय आने पे। और मैं इसे ठीक समय नहीं समझ रहा तुम्हारे लिए, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस आज के लिए काफी होगी तुम्हारी, तभी तुम्हें इतना समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा यूज केसेस, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। हमने C++ में एक और तरह का कंस्ट्रक्टर सुना होता है। किसने सुना है एक और कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट और पैरामीटराइज्ड के अलावा और भी एक कंस्ट्रक्टर देता था C++, कॉपी कंस्ट्रक्टर। क्या जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है? होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, बट C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी तो पॉइंटर भी तो देती थी, ये तो पॉइंटर नहीं देते। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी तो मल्टीपल इनहेरिटेंस भी तो देती थी, ये तो नहीं देते। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग देती थी, बट ये तो नहीं देते है। तो ये भी UPS का पार्ट ना। तो क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होगा? कंस्ट्रक्टर चेनिंग अलग प्रोसेस है, वो तो इन्हीं में होगा, उसका कॉपी कंस्ट्रक्टर से कोई लेना देना नहीं होता। कंस्ट्रक्टर चेनिंग अलग प्रोसेस है जो मैं अभी तुम्हें बढ़ाऊंगा आगे चलकर इसके बाद। तब जब आपको ओवरलोडिंग सिखा दी जाएगी, चेनिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स में होती है, ठीक आएगा वो आएगा, नहीं होती जावा में, नहीं। तो क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है? नहीं होता, यही बताया जाता है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं होता। जावा में भी है कॉपी कंस्ट्रक्टर, और कॉपी भी दो तरह की होती है, डीप एंड शैलो कॉपी। कौन सी? डीप एंड शैलो कॉपी। डीप और शैलो दोनों कॉपी को इम्प्लीमेंट अगर करना है जावा में, तो उसके लिए तुम्हें आना चाहिए इनहेरिटेंस और इंटरफेसेस, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉपी कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक क्लोनेबल नाम का इंटरफेस है जिसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जो क्लोन्स बनाने में आपकी हेल्प करेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसमें पुराने ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यूज एज इट इज रख दो कॉपी करके, वही ना। और सेल्फ डीप कॉपी कब आता था? जब हमारी क्लास में डिपेंडेंसी होती थी C++ में किसी दूसरी क्लास के पॉइंटर की, किसी दूसरे क्लास का रेफरेंस, वो रिलेशनशिप को हम कहते हैं हैजर रिलेशनशिप, जिसे एसोसिएशन भी कहते हैं। ईजर रिलेशनशिप को इनहेरिटेंस कहा जाता है, हैजर रिलेशनशिप को एसोसिएशन कहा जाता है। इसलिए वो कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पूरा UPS पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली मैंने पिछले 2-3 महीने से कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ाना बंद कर दिया किसी रीजन की वजह से, बट अभी एक कंपनी में पूछ लिया गया था डीप और शैलो कॉपी में डिफरेंस, तो मुझे लग रहा है कुछ सिरफिरे भी आ जाते हैं इंटरव्यू लेने, इसलिए मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। UPS के बाद पढ़ पाओगे। तो है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक्चुअली मैंने वो पढ़ाना बंद इसलिए किया था कि यहाँ पे ट्रेनर है जावा के, मैं पढ़ाता तो मेरे स्टूडेंट बेवकूफ था, वो जाके बैठ गया होगा वहां और पढ़ा दे, तो प्रैक्टिस के लिए उसे जगह नहीं ली गई, कोनी के रूम में जाके गया। उन्होंने बोला 2 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, और उसने बोला नहीं सर कंस्ट्रक्टर भी होता है, मैंने कहा C++ में होता है, तो वो से वहां पे दिखा दिया इम्प्लीमेंट करके, तो उन्होंने बोला आगे मुझसे, मैंने कहा अच्छा ठीक है, नहीं होता होगा, और मैंने फिर पढ़ाना बंद कर दिया था। पूछा भी नहीं जा रहा था, बट कुछ कंपनी है
कोई पुराना बंदा बैठा है जिसने अपने टाइम पे बहुत झेला था इंटरव्यूज में कि उस पे सब पूछा जाता था, वो सब पूछ लेता है। अब नॉन टेक्निकल बंदे को इतनी डीप नॉलेज नहीं होगी, इसलिए अब तुम में से क्या करना है, उनको 1000 बंदे खड़े या 100 बंदे खड़े, उन्हें चाहिए 2। 98 को भगाना कैसे? ऐसे बनाएंगे। तो तुम 98 बनना है या 2 बनना है वो खुद ही डिसाइड करो। टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, डीप में पढ़े तो 2 हो तुम, नहीं पढ़े तो 98 हो तुम, ठीक है? तो साइड ऑफ तुमने वो पेपर पता है मुझे, देखा? हाँ मेरे को बताया मेरे स्टूडेंट्स ने, मैंने देखा था। बोला था ना पर गारंटी नॉट टेक्निकल। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने बनाए हैं उसमें जो प्रोग्राम्स बनाए अलग अलग नाम से बनाए होंगे, जिनमें कल सेटर इंप्लीमेंट किया था, वहां सेटर हटा के कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो काम करके देखो जाके। 2 प्रोग्राम तो बनाए थे,